तो प्यारे दोस्तों नमस्कार। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, बातों की बातें हैं। हाँ जी, हाँ। अब पहले मैं इसको पूरा करूंगा, फिर शायरी सुनाकर पेपर सोल्व करूंगा, ठीक है? ओके ओके। तो दोस्तों, वक्त का तकाजा ये रहा कि कभी अजमेर अजमेर भारत की राजधानी रहा करती थी। सन 1000 ईस्वी से पहले ही, जब से चौहानों ने अपना विकास किया, भारत की राजधानी अजमेर थी और अजमेर का नियंत्रण बहुत दूर तक था, अर्थात हिमालय तक, जिसमें कश्मीर भी शामिल था, पंजाब भी शामिल था, मुल्तान भी शामिल था। अर्थात इन चौहानों ने, विशेष करके बीसल देव ने, जिसको आप लोग विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, तो पढ़ा होगा आपने, चौहान पढ़ लिए। बीसल देव ने संपूर्ण पंजाब को रोन दिया था। वहां तक इनका अधिकार था, मुल्तान पर इनका अधिकार था, कश्मीर पर इनका अधिकार था। यहां तक कि बीसल देव का अभिलेख, शिवालिक का अभिलेख हमें हिमाचल प्रदेश में मिलता है। यानी हिमाचल प्रदेश तक, पंजाब तक इनका अधिकार था। अब जब इस क्षेत्र में इनको कोई चुनौती देगा तो ये लड़ने तो जाएंगे। अर्थात भारत का ये जो इलाका है जहां इनका अधिकार है, तो ये चुनौती देने पर लड़ने तो जाएंगे। अर्थात मैं यूं कहूं कि इनका अधिकार यहां तक है, पंजाब तक है, यहां तक मुल्तान तक है। यानी ये जो सिंधु नदी है, वहां इनका अधिकार है चौहानों का। और यहां दक्षिणी कश्मीर, जिसको हम जम्मू के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश तक इनका अधिकार है। और इस सारे क्षेत्र की राजधानी जो है वो क्या है? अजमेर। अजमेर। लेकिन बात वही है, पृथ्वीराज तृतीय भी कोई कम विजेता नहीं है, बट लापरवाह है। और उसका परिणाम ये जब आता है, इसने जब मुल्तान जीता था तभी पता लग गया कि लड़ना है उससे। और मोहम्मद गोरी ने जब मुल्तान जीता, जब सिंध जीता, तभी तय हो गया था कि अच्छा तो हमारे क्षेत्र जीत रहे, अब की बार आना। फिर उसे सूचना मिली कि पंजाब में बठिंडा आ गया है। फिर उसने कहा बोले चलो भाई, और ये गया और त्राइन का जो क्षेत्र हरियाणा में है, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर, वहां पर ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? त्राइन का युद्ध। तो लड़ने के लिए वो इधर से आया है और ये इधर से गया, और त्राइन में युद्ध हुआ। लेकिन इस त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने उसको हरा भी दिया और उसे छोड़ भी दिया। इतना कॉन्फिडेंस था ना यार कि जान दे, मारेंगे थोड़ी ना। और पहले ही आक्रमण में जब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, तो उसे पकड़ भी लिया था, तो उसे वही मृत्यु दंड दे देता, तो भारत की गुलामी की हालत होती नहीं। खैर, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, चीरफाड़ कर रहे हैं बेमतलब का, पोस्टमार्टम। ऐसा हो गया होता तो ऐसा होता, ये कल्पना है। क्यों भाई, हकीकत तो वो है जो हो गई। लेकिन ऐसा उसे करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया, इसका परिणाम उसने भुगता। और फिर जब तराइन में दूसरे युद्ध में हार हो गई, तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो प्रदेश है वो अपने आप ही किसके पास आ गया? गोरी के पास आ गया। लेकिन गोरी को उपजाऊ घाटी चाहिए, इसलिए पंजाब का उपजाऊ प्रदेश, फिर इसके बाद हरियाणा का उपजाऊ प्रदेश, फिर उसको यूपी चाहिए था। लेकिन यहां पर एक बड़ी नदी सीमा बनी हुई थी जिसका नाम था यमुना। अब उसने यमुना के किनारे ये क्षेत्र पसंद आया कि अब इतना तो अपना है ही, और इसको चौकी बनाएंगे और यहां से अब अटैक करेंगे आगे। वो काफी दूर तक आया भी था, राजस्थान की तरफ। उसने कहा राजधानी केवल अजमेर है, चलो। तो काफी दूर तक आया था। अजमेर के पास में
अजमेर के कोई 15 किलोमीटर दूर कोई गांव है, एक ऊंटड़ा, वहां तक ऊंटों के ऊपर बैठ करके आया, तो ऊंट दड़ो वहां पर बैठे थे उसका, लेकिन उसने कहा था ये पहाड़ियां ही तो हमारे अफगानिस्तान में बहुत है, ये तो उपजाऊ नहीं है, छोड़ दो अजमेर को। और फिर उसने वापस इस क्षेत्र को, यमुना के किनारे, उस जमाने में इस क्षेत्र का नाम था इंद्रप्रस्थ, ये पांडवों के द्वारा बसाया गया था। इसे यहां जो तोरावाटी क्षेत्र जानते हो, तोरावाटी यानी कि आज जहां नीम का थाना जिला बन गया, जिला कौन सा, तो तोरावाटी का जो राजा था, राजा जिसकी राजधानी थी पाटन, नीम का थाना के पास में कोई पाटन है, पाटन, वो सीकर नहीं पड़ता, सीकर अब नीम का थाना बन चुका है, पाटन पहले सीकर में पड़ता था, अब नीम का था। तो इस तोरावाटी के राजा की राजधानी पाटन थी, और ये दिल्ली से थोड़ा ही दूर है नीम का थाना, इसलिए पाटन के राजा जिसका नाम था अनंग पाल तोमर, ये तोरावाटी वाले तोमर लगाते थे, तोमरों से तोमरवाटी तोरावाटी बनी है। तो अनंगपाल तोमर जो था उसने जाकर के इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया और उसका नाम रख दिया दिल्ली का। क्या नाम रखा, दिल्ली का। और वहां जो पुराने इंद्रप्रस्थ के खंडर थे, जहां वहां रहने वाले कुछ गुजर समुदाय के लोग अपनी भेड़ बकरियां चराने के बाद वहां पर झोपड़पट्टी में रहा करते थे और पुराने महलों में रहते थे, तो कुछ गुजरों के गांव थे वहां पर, उसने उन लोगों को हटाकर और वहां सुव्यवस्थित रूप से महल बनवाया। और बाद में अनंगपाल तोमर ने पाटन छोड़ दिया और कहां रहने लगा, दिल्ली का रहने लगा। तो ये दिल्ली का आज दिल्ली कहलाती है। तो दिल्ली का संस्थापक किसको मानते हैं, अनंगपाल तोमर को। अनंगपाल तोमर के साथ भी समस्या थी कि उसके छोरियां ही छोरियां थी, छोरा एक भी ना था। पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन, सोमेश्वर। इस सोमेश्वर का ब्याह भी यहां हुआ था अनंगपाल तोमर की लड़की के साथ। एक लड़की जो थी वो जयचंद गहड़वाल के साथ ब्याही थी, जयचंद गहड़वाल। और ये जयचंद गहड़वाल कहां का शासक था, कनौज का, अर्थात यहां यमुना के पार, यहां पर कनौज, तो कनौज का शासक था। अब जयचंद गहड़वाल सोच रहा था कि ससुर जी के छोरा तो है नहीं, मेरे को साड़ा तो है नहीं, तो इस क्षेत्र का राज मुझे ही तो मिलेगा। और सोमेश्वर खुद सोच रहा था कि राज मुझे ही तो मिलेगा। लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में इसका बेटा पृथ्वीराज तृतीय शासक बना। पृथ्वीराज तृतीय, ये अलग बात है कि पृथ्वीराज तृतीय उस रानी का बेटा नहीं है जो अनंगपाल तोमर की बेटी है। पृथ्वीराज तृतीय गुजरात की चालुक्य राजकुमारी का बेटा था, कपूर देवी, क्या नाम, कर्पूर देवी। तो ये कर्पूर देवी गुजरात की है। पर राजा थे 2, 5, 7 तो रखती थी, 5, 7 रानियां ना हो तो फिर राजा काहे का। तो मतलब रिश्ते को उलझाना मत, मैं सुलझाने की बात कर रहा हूं। जयचंद गढ़वाल की जो कन्या, जिसे तुम संयोगिता कहते हो, संयोगिता, मतलब कई बार उलझ जाते हैं तो सुलझा रहा हूं मैं। संयोगिता जो है दोस्तों, ये भी इस अनंगपाल तोमर की बेटी की बेटी नहीं थी। ये भी मिथिला की जो राजकुमारी थी उसकी बेटी थी। इसलिए कई बार तुम लोग कहते हो ना कि पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी मौसी की लड़की से ब्याह कर लिया, नहीं किया ही नहीं, मौसी थी ही नहीं, ना वो खुद अनंगपाल तोमर की बेटी का बेटा था और ना ही संयोगिता अनंगपाल तोमर की बेटी थी।
तो बताओ मौसी कैसे हुई? वो तब दिक्कत आती जब हम लोग सोचते हैं कि एक ही तो ब्याह होता था। सोमेश्वर का ब्याह जो था इसकी बेटी से हो गया, जयचंद गढ़वाल के इसकी बेटी से हो गया। अरे तो इनकी ब्याह रानियां बहुत ज्यादा थी ना। तो पृथ्वीराज ये मरने के बाद अब सपने कौन देखने लगा? पृथ्वीराज तृतीय। इसलिए अनंगपाल तोमर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने इस इंद्रप्रस्थ को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। इस बात से चिढ़ गया जयचंद गढ़वाल कि मेरा भी तो ससुर था, तूने दूर का नाना क्षेत्र ले लिया, ले लिया, ले लिया। अब जैसे ही 3 सेकंड में जीत होती है तो गौरी को ये जगह पसंद आ गई, लेकिन गौरी ज्यादा रुका नहीं। उसे कुछ दिन यहां पर शिविर लगाया, आगे गया, कनौज पहुंचा। कनौज का राजा कौन? उसे 1194 में हराया और उस युद्ध को कहते हैं चंदेरी नहीं बेटा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदेरी का युद्ध तो बाबर ने लड़ा था, मेदिनी राय को हराया था, वो अलग है। बाबर के 4 युद्ध, पानीपत प्रथम, खानवा प्रथम, चंदेरी प्रथम, घाघरा प्रथम और 5वां युद्ध फाइनली हार गया था। तो चंदावर के युद्ध में 1194 के अंदर गौरी हराता है और इसके बाद गौरी दोबारा नहीं आया। यानी मोहम्मद गौरी का आखिरी जंग कब है? 1194 में। कौन सा युद्ध है? और इसके बाद उसने ये जो भारतीय प्रदेश थी वो अपनी एक सेनापति को सौंप दी, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपने और तो सारी चीजें इसमें लिख दी, एक युद्ध बच गया, उसको क्यों छोड़ रहे हो? 1194 में मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित किया। चंदावर का युद्ध जीता। लिख दिया। तो इसी के साथ जो है गौरी का मामला तो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मैं 2-4 बात और बताऊंगा। एक कि गौरी ने यहां का प्रभारी किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने यहां का प्रभारी बनाया और साथ में उसे निर्देश दिया कि तू अपनी क्षेत्र के केंद्र के रूप में किसको बनाएगा? दिल्ली का। लेकिन गौरी से बार बार दिल्ली का बोला नहीं गया क्योंकि फारसी शब्दावली थी, इसलिए उसने इसका नाम क्या रखा? तो दिल्ली का को दिल्ली नाम किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। तो ये 2 बात लिखूंगा, लिखेंगे। गौरी या मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली का को दिल्ली के नाम से, दिल्ली का को दिल्ली के नाम से
दिल्ली के नाम से अपनी भारतीय प्रदेशों की, अपने भारतीय प्रदेशों की राजधानी घोषित किया। राजधानी घोषित किया। ओके, आगे लिखेंगे। दिल्ली का संस्थापक दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर को, अनंगपाल तोमर लिखा हुआ है बोर्ड पर, देख लो। अनंगपाल तोमर को माना जाता है। माना जाता है। अनंगपाल तोमर को माना जाता है। लिख दिया, आगे लिख दें। अनंगपाल ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के पास, अनंगपाल ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के पास प्राचीन इंद्रप्रस्थ के पास दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को बसाया था। ओके, अब लास्ट की बात भी सुन लो। 1206 में मोहम्मद गोरी फिर से सिंध को लूटने आया था, लेकिन थट्टा सिंध में एक जगह है थट्टा के खोखर जाटों ने उसकी हत्या कर दी। खोखर या राजस्थान में भी है जो है ना खोखर, क्योंकि और विशेष करके सीमा पर के आसपास में लेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अब तो जयपुर में भी आ गए, खैर अब तो सब इधर उधर हो गए, मिक्सअप हो गए। तो खोखर जाटों ने, जब उसने वहां लूटपाट करके जब जा रहा था, तो मैंने बताया था एक दिन की 5, 7, 10 गांव थे इनके खोखरों के, और उन वहां के महिलाओं के साथ इन्होंने जो जिस तरह से व्यवहार किया, उठाकर ले जाने लगे, तभी इन खोखरों ने जो है वो गिर लिया। और मोहम्मद गोरी की सेना देखती रही, और खोखर जो थे सैनिकों को और इसको सबको काट के फेंक दिया। तो इस प्रकार से खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की गई, की हत्या कर दी गई। तो आप देख रहे हैं भारत के राजा जो राज कर रहे हैं, जिनके पास सेना है, वो हार रहे हैं, और सामान्य जनता जो गांवों के हैं वो इन महान योद्धाओं को सल्टा रहे हैं। तो स्थिति ये थी भारत की कि ये जो राजा थे वास्तव में ईमानदारी से राज नहीं कर रहे थे, ये रक्षा कर नहीं कर रहे थे, ये ईमानदारी से सब, कोई संयोगिता के पीछे पड़ा था और कोई किसी के पीछे पड़ा था। इनका ध्यान जो था वो था ही नहीं यहां पर। तो ये बात भी लिख देंगे। 1206 में सिंध के थट्टा में खोखर जाटों ने मोहम्मद गोरी की हत्या की।
गौरी की हत्या के। ओके, अब ये मोहम्मद गौरी भी खत्म, आज गजनवी भी खत्म हो गया, मोहम्मद गौरी भी खत्म हो गया, अब आज कुतुबुद्दीन ऐबक भी खत्म हो जाएगा आराम से। और पता है इसे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पूरी आराम से शिद्दत से समझा करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आप लोग जो है बिल्कुल 10 दिन में मध्यकाल में सल्टा दूंगा आराम से, बस आप बड़े प्यार से याद करते रहो, याद करते रहो, घटनाओं को इतिहास के नजरिए से लेते रहो। तो अब यदि अपन बात करें तो अब ऐबक को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐबक जो है या कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको मैं ऐसे ही लेके आ रहा हूं, मैं गौरी से ला रहा हूं इसको। रिश्ते पहले उलझा देते हैं फिर सुलझा लेंगे। मोहम्मद गौरी, उस जमाने में एक परंपरा थी दोस्तों कि जहां भी जीत होती थी, वहां जिस राज्य को जीत लिया जाता था वहां के लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन्हें दास बना लिया जाता था और ले जाते थे। ना बच्चों को उठाते थे, ना बूढ़ों को उठाते थे, जवानों को उठाते थे और उठा करके उन्हें दास और दासियों के रूप में बेच दिया जाता था। उन्हें गुलाम कहते थे, गुलाम। इसके भी मोहम्मद गौरी के पास में कोई 12,000 गुलाम थे। उनमें से 3-4 गुलाम उसको खास सेनापति के रूप में पसंद थे, तो इसने 4 गुलाम बनाए जो जिनको सेनापति बना दिया। लेकिन इनमें एक गुलाम जो बहुत अच्छा योद्धा था, वो काना था। ठीक है, और सबसे बड़ा था ताजुद्दीन यल्दौज। और उससे छोटा था नासिरुद्दीन कुबाचा। उससे छोटा था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गौरी के लड़का एक भी नहीं था, बट लड़कियां 3 थी। लड़कियां कितनी? और उसके सेनापति कितने? लड़कियां कितनी? तो लड़कियों के बड़ी वाली लड़की ने कहा मैं तो इससे ब्याह करूंगी, बीच वाली बोली मैं तो इससे करूंगी, और सबसे छोटी बोली मैं ऐबक से करूंगी। अब बख्तियार खिलजी साइड में हो लिया, तो मैं इसको काट देता हूं। अब क्या हुआ कि इसने गौरी ने 3 छोरियां 3 दामाद, तो उसने अपने साम्राज्य को बांटने का निर्णय लिया कि मैं साम्राज्य को बांट देता हूं। उसको सबसे बड़ी बेटी जो थी गौरी की, वो ज्यादा प्रिय थी, इसलिए उसका दामाद जो था वो भी प्रिय था, और सबसे छोटी जो थी वो उसको ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। पता नहीं तो चूंकि गौर का जो प्रदेश है, ये अफगानिस्तान का जो प्रदेश था, ये उसने बड़े वाले को दे दिया, बड़ी बेटी और उसके दामाद। यानी गौर का राजा किसको बनाया? जो जहां रहता है उसे वही क्षेत्र अच्छा लगता है। तुम्हें मैं कहूं कि बताओ तुम कहां के राजा बनना पसंद करोगे, तो तुम हिंदुस्तान के राजा बनना पसंद करोगे या चीन के?
वो तो मुझे पता है तुम्हारा कौन सा मन कर रहा है। इसलिए सबसे प्रिय जगह यही थी। सेकंड नंबर, ये जो पाकिस्तान का इलाका है यानी मुल्तान, तो मुल्तान और बलूचिस्तान का ये जो क्षेत्र था, ये किसको दे दिया उसने? छोटे वाली को, बीच वाली को, सॉरी। यहां का प्रभारी किसको बनाया? कुबाचा। तो कुबाचा यानी सिंध और मुल्तान, तो सिंध और मुल्तान किसको दे दिए गए? कुबाचा को। और ये जो पंजाब सहित जो भारतीय प्रदेश है, ये दे दिए उसने ऐबक को। तो सबसे खराब प्रदेश किसको मिले थे? जो राजधानी से सबसे दूर थे, वो ऐबक को दे दिए। और उस चौथे को कुछ नहीं दिया, कानिया को कुछ नहीं दिया। बात समझ रहे हो? अब परिस्थितियां क्या हुई? अब मैं इनको राजा बना रहा हूं, ये कहां का शासक बना बताओ? गौर शासक। ये कहां का शासक बना? मुल्तान और सिंध, मुल्तान एवं सिंध। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहां का? पंजाब से दिल्ली, दिल्ली एवं कनौज का प्रभारी इसको बना दिया। और फिर गौरी की मृत्यु हो गई। अब ये शासक बन गए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा यल्दौज जो था वो प्रभावी हो गया। उसने कहा तुम पहले भी गुलाम थे, मैं भी गुलाम था, अब चूंकि हम सब गौर के गुलाम थे, अब गौर का राजा मैं हूं, इसलिए तुम मेरे गवर्नर हो। और इसने इस ऐबक को अपना गवर्नर घोषित कर दिया, नासिरुद्दीन कुबाचा को भी गवर्नर घोषित कर दिया। बोले ठीक है भाई, अब क्या करें। इन ऐबक जो था उसको ये भी था कि मेरे को शांति से समय बिताना है, वरना तो सेना लेके आ जाएगा। इन्होंने आपस में विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा जी हम तो आपके साहब आपके अधीनता में है, तो इसने कहा चल मेरी छोरी के साथ ब्याह कर दो। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? पुत्री का विवाह किसके साथ किया? ऐबक के साथ कर दिया। अरे ताजुद्दीन यल्दौज ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? इस अरे मुसलमान है, मौसी छोड़ तू तो भाई, चाचा की लड़की के साथ ब्याह होता है? बताओ कहां दिमाग लगा रहे हैं? होता है कि नहीं होता? भाई अपनी सगी बहन से ब्याह नहीं होता, बाकी सबसे ब्याह होता है। चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, मामा की लड़की, मौसी की लड़की, और ये जो मैंने बताया इन्हीं में ब्याह होता है। मतलब अनिवार्यता है कि या तो आप चाचा की लड़की से ब्याह करो, या ताऊ की लड़की से करो, या मामा की लड़की से करो, या मौसी की लड़की से करो, इन्हीं में करना पड़ता है। बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि नियम है। तुम कौन सा दिमाग लगा बैठी तू बावली? हाँ ऐसे मत लगाना दिमाग, बावली की बावली रहेगी। अब मामला दूसरा, बाद में ऐबक ने सोचा, इसने भी ऐबक को तो धमकाया, बोले तेरे से बड़ा हूं मैं। बोले है तो मेरा भी गवर्नर है। ऐबक ने कहा कि 3-5 मत कर, मेरी बहन भी कुंवारी है, किसके साथ कर दिया? कुबाचा के साथ कर दिया। अरे भाई इनमें ब्याह ऐसे ही होते हैं ना बावली, इनमें रिश्ते सुलझाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ब्याह करने की जरूरत होती है। और एक एक ब्याह की जरूरत नहीं होती, 4 तो कानून कहता है कि 4 तो करो ही करो। अरे शरीयत में 4 ब्याह मंजूर है या नहीं? बस तो फिर
अब ये जो था, कौन, ये सब नाटक देख रहा, देखो तो क्या हो रहा है। इसलिए इसने जो है बहुत गुस्से में आ गया कि मुझे क्या मिला, मैंने भी तो सेवा की थी, युद्ध तो मैंने भी लड़े थे, मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ, ना उधर से ब्याह हुआ ना इधर से हुआ। इसलिए इसने भारतीय प्रदेशों से आगे अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया, बिहार एवं बंगाल जीता। तो बिहार और बंगाल को सबसे पहले किसने जीता, और कौन कौन से विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अगला जो है, आप अपनी कॉपी में ये बना दो, एक बार ऐसा बना दो जिससे कि अगली सारी घटनाएं एकदम से टकाटक समझ में आ जाएंगी। उसका कहानियां का जोर से बोल। ओके, मोहम्मद गौरी की हत्या तो सर पृथ्वीराज चौहान ने की थी ना, ना जी ना। वो राजस्थान की कहानियों में सुनाते हैं कि 4 अंगुल 8 बांस और 10 फीट दूर क्या देखे चौहान, मत चूके चौहान। ये सब जो है बकवास है। पृथ्वीराज तृतीय जो है उसकी मृत्यु उत्तरायण के दूसरे युद्ध में सरस्वती नदी के किनारे सिरसा में हो गई थी। यही सत्य है, यही सत्य है। अब राजस्थान के अंदर जो है वो चौहानों में चंद्रप्रदायी ने जो बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। चंद्रप्रदायी तो ये भी कहता है कि माउंट आबू में राजपूत गुरु विशिष्ट के यज्ञ में उत्पन्न हुए थे। कोई यज्ञ से उत्पन्न होता है क्या? अभी मैं लिखा हूं वो सही नहीं है, है? हाँ, ये काल्पनिक है जो लिखा गया चंद्रप्रदाय ने। कम से कम फारसी साहित्य में इतनी जगह 20 किताबों में जो लिखा हुआ है। एक बहुत प्यारे से किसी साथी ने सुबह मुझे ये शायरी लिख के दी थी, सॉरी फॉर दैट कि मैं अब तक सुना नहीं पाया, कि तुम्हें और तुम्हारी बातों को भूलकर भी ना भूल पाएंगे हम। मुझे लगता है किसी से गहरा प्रेम हो गया भाई। दोबारा से इसने लिखा कि तुम्हें और तुम्हारी बातों को भूलकर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा सैनी सर से निभा पाएंगे हम, कि मिटा देंगे खुद को, जहां मिटा देंगे खुद को भी जहां से, लेकिन तुम्हारा नाम और बातें दिल से ना मिटा पाएंगे हम। वाह वाह यार, मैं तो सोच रहा था कछु अलग दिशा में जाएगा, लेकिन ये तो मुझी पे आ पड़ा। हाँ,
लिख दिया होगा। मैंने, मेरे एक साथी हैं, साथ नौकरी कर रहे हैं, तो कई बार चर्चा हो जाती है मोमडन है वो भी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम लोग परिवार में ब्याह कर लेते हो, तो वो कहते ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे भाई? उसने बताया कि आप लोग कानून जहां जानते नहीं हो वहां ब्याह करते हो, और वहां क्या देखने जाते हो भाई? एक बार लड़की देखी, दो चार लोगों से पूछ लिया लड़की कैसी है और साथ में उसके परिवारजन कैसे हैं, बाद में पता लगता है कि लड़की को मिर्गी का दौरा आ रहा है, लड़के को डायबिटीज की बीमारी है, पता नहीं कहीं कहीं की, बाद में चीजें सामने आती हैं। इससे अच्छा है कि जो देखा वाला है, जो रात दिन जिसके बारे में जानते हैं, खानदान, परिवार, लड़की लड़का, वो ज्यादा सही है। तो मैंने कहा भाई तर्क हैं अपने अपने, ये सब तर्कों का खेल है। खैर, तो मैं ये बता चुका आपको दोस्तों। अब अपना समय ये बता रहा है हमें कि आज जो कुछ पढ़ा हमने उसे एक बार रिवीजन कर लिया जाए। आप लोग निकालिएगा अपने, सबसे पहले तो आज मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया, तुर्कों ने किया क्या? मुगलों ने किया क्या? भारत पर मध्यकाल में भारत पर पहला आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में अरबों ने किया, और जो अरब आक्रमण करने के लिए आया था उसका नाम था मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया और सिंध को जीता। सिर्फ किसको जीता? सिंध को जीता। सिंध की राजधानी थी ठट्टा। कौन सी राजधानी थी? ठट्टा। और ठट्टा को उसने जीत लिया। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। दाहिर को उसने जीत लिया। इस बात का उल्लेख किस किताब में मिलता है? बोलो रे। चचनामा या तेरी चाची नामा, जो भी, लेकिन इसका लेखक है क्या? कि चाची या चचनामा को किसने लिखा? अज्ञात। ओके। फिर मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, जो कहां का शासक था? बताओ। गजनी का शासक। गजनी जो अफगानिस्तान में है, ये दुनिया का पहला मुस्लिम सुल्तान कहा जाता है। इसका राज्य 998 से लेकर 1030 तक, कब से कब तक? 998 में राजा बना और 1030 तक ही रहा। इसने भारत पर 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। उद्देश्य क्या आक्रमणों का? नंबर 1 धन लूटना, नंबर 2 इस्लाम का। इसने उपाधि कौन सी ली? बुत शिकन या मूर्ति भंजक। मैंने तुम्हें बुत शिकन की बात बता दी थी कि आजकल तुम्हारे अंदर भी कई बुत शिकन बैठे हैं। पहले हृदय में कई मूर्तियां बनाते हैं, फिर उन्हें तोड़ देते हैं, बुत शिकन। तो 2 कारण, धन लूटना, लेकिन यहां पर कहीं पर भी साम्राज्य स्थापना है क्या? नहीं। 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण किसके समय हुआ? सन 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में इसने किस पर आक्रमण किया था? हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया। राजा कौन था? राजधानी उदबांडपुर या वहंद को उसने जीत लिया। और इसका परिणाम कि यहां का जो राजा था, वो राजा कौन था? जयपाल। उस जयपाल जो राजा था उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। फिर
अगला जो उसका इसी हिंदू साई वंश पर जो आक्रमण था वो 1008 में हुआ। और हिंदू साई राज्य का राजा कौन था? आनंदपाल ने भारतीय राजाओं को कहा था यार हेल्प करो ना, तो उसकी हेल्प करने के लिए कन्नौज का गुजर प्रतिया राजा कौन था? राज्यपाल। और चंदेल शासक कौन था? गढ़। तो दोनों ने उसकी सेना भेजी, हेल्प की, लेकिन महमूद ने अपने आक्रमण में आनंदपाल को हरा दिया और अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? हिंदू शाही राज्य पर। अगला, यदि महमूद का आक्रमण आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, कहां का बताया था? 1012 में। 1012 में उसने किसको हराया? पंजाब जीता, हरियाणा जीता और कश्मीर जीत करके किसको लूट लिया? तो थानेश्वर को लूट लेता, और थानेश्वर को लूट करके वो उत्तरी भारत में अपनी अच्छी पकड़ बना लेता है। इसके बाद कश्मीर को जीतता हुआ, कश्मीर को तो यहीं जीत लिया था, लेकिन कश्मीर की रानी कौन थी? फिर उसका अगला आक्रमण 1018-19 में कहां हुआ? बताओ। मथुरा। मथुरा किसके राज्य के अधीन था? कनौज। तो कनौज को जीता। कनौज का राजा कौन था? क्या वो लड़ा? बल्कि वो उतबी कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर नगर कौन सा था, जिसे किसने नष्ट किया? महमूद ने नष्ट कर दिया। जब राज्यपाल भाग गया तो उसकी इस कायरता के कारण कि तू विदेशियों और विधर्मियों के सामने लड़ने के बजाय तू भाग गया, सर्वनियाती, ये बात कहते हुए उस राज्यपाल की हत्या किसने कर दी? चंदेल शासक कौन था? जब विद्याधर ने इस बात के लिए दंडित किया कि तुम्हें लड़ना चाहिए था महमूद के सामने, तो महमूद ने कहा कि बोलो ठीक है तू लड़ दे, मैं तन्ने लड़ाऊं। 1022 में उसने खजुराहो पर आक्रमण किया और किसको हराया? तो मध्य प्रदेश को भी लूट लिया। फिर उसने गुजरात पर आक्रमण किया। कब? वहां का चालुक्य राजा कौन था? वो भी लड़ा, भाग गया। और इसने कौन से मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि इसके बाद उसकी मृत्यु कब हुई? उसके समय एक लेखक और था जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? जिसमें उसने भारतीय वेद, पुराण और विज्ञान की प्रशंसा की है। ओके, इसके बाद दोस्तों क्या है बताओ? मोहम्मद गोरी आ गया। तो मोहम्मद गोरी जो है वो गौर प्रदेश का निवासी था। कहां का निवासी था? गौर प्रदेश का निवासी था। और वास्तव में वो खुद शासक बाद में बना, पहले भाई शासक था। क्या नाम था? तो गयासुद्दीन गोरी का छोटा भाई मोहम्मद गोरी ये बोला गौर का तो मैं राजा हूं, तू तो और ही जीत ले यार। बोले ठीक है तो मैं और जीत लेता हूं। मोहम्मद गोरी का असली नाम क्या था? मोहम्मद बिन शाम का टाइम क्या था? 1192 से 1206। अभी इसने गुजरात पर पहला आक्रमण किया था, लेकिन वहां का शासक कौन था? मूलराज की मां के सेनापतित्व के अंदर कौन से युद्ध में हराया? आबू के युद्ध में। किसने हराया? मूलराज ने। किसको? गोरी। तो पहले युद्ध में ठोकर खा गया, इसलिए सीखता हुआ आ गया। फिर इसने अनेक आक्रमण किए। जैसे 1173 में इसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया, सिंध पर किया, ये जीत गया। दूसरा आक्रमण 1178 वाला हार गया। तीसरा आक्रमण भी हार गया। 1191 में इसको कौन हराता है? कौन से युद्ध में? त्राइन के युद्ध में। लेकिन हारना नहीं सीखा, जीतना सीखा है। दोबारा आक्रमण किया तैयारी करने के बाद। 1192 में कौन सा युद्ध? और मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया? चौहान राजा पृथ्वीराज को। और अब उसका भारत में एक साम्राज्य स्थापित हो गया। वास्तव में मोहम्मद गोरी का भारत में उद्देश्य क्या है? साम्राज्य की स्थापना करना। अतः उसने पंजाब में साम्राज्य बनाया, राजस्थान में साम्राज्य बनाया, दिल्ली तक उसने साम्राज्य बना दिया। फिर उसका आखिरी जंग 1194। मोहम्मद गोरी आता है, कनौज के शासक किसको हराता है? और कौन सी युद्ध में?
चंदावर के युद्ध में हरा दिया और कनौज पर भी आक्रमण कर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद में उसकी मृत्यु कब हुई बताओ, कहां हुई, किसने मारा? खोखर जाटों ने 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या की। ठीक है, उद्देश्य जो था वो मैंने आपको बता दिया। क्या उद्देश्य? साम्राज्य की स्थापना करना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? अच्छा, उसके छोरा छोरी बता दिए। ये लो साहब, ये लो साहब। तो मोहम्मद गौरी के कितनी गुलाम थे? छोरियां कितनी थी? तो सबसे बड़ी लड़की का ब्याह किसके साथ? गुलाम भी है दामाद भी है, दोनों है, गुलाम एंड दामाद। यल्दौज को कहां का राजा बनाया गया? अफगानिस्तान का राजा किसको बना दिया गया? पाकिस्तान का राजा किसको बना दिया गया? और भारत का राजा किसको बना दिया गया? इन तीनों में प्रभावी कौन हो गया? यल्दौज, क्योंकि ये मूल गौर प्रदेश पर इसका शासन था। लेकिन जैसे ही इस ऐबक ने इसकी अधीनता स्वीकार की तो यल्दौज ने किसके साथ किसका विवाह कर दिया? पुत्री के साथ ऐबक का विवाह कर दिया। और ऐबक ने कुबाचा को पटाने के लिए अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर दिया? जिससे कि ये जो दोनों बड़े हैं, इनसे मेरे भारत के नए साम्राज्य को मैं सुरक्षित रख सकूं। और तो कोई तरीका नहीं था, रिश्तेदार बनाना जरूरी था, इसलिए नियंत्रण करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों आज अपनी कड़ी को यही विराम दे देते हैं। हेडिंग डाल दो कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो डाल दी होगी आपने पहले ही। कुतुबुद्दीन ऐबक की हेडिंग डाली हुई है शायद, नहीं डाली तो डालो ना। हाँ ओके, अब मैं पेपर सोल्व करवा दूं, धड़ाधड़ करा देता हूं। कौन सा वाला? 2-3 है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पेपर सॉल्यूशन में भी अपन ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर भी दो तो सही मुझे। हाँ तो दो, फटाफट दो, दमादम दो। पेपर देना। अरे बावली, मेरे पास, अच्छा हाँ हाँ हाँ, पढ़ा पढ़ा है, ठीक है। कब दे गई थी तू? तो दोस्तों क्वेश्चंस ले लो पेपर के, पेपर निकालो रे। इसमें टिक लगा दूं? ले तो बता बेटा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन निकाल लिया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा सुमेलित है। वेरी गुड, मैं सोच रहा था देखिए कितने ध्यान देते हैं। तो मैंने बताया था चिनाब का मतलब एक ही आशिक है, आस्कनी, सही तो है। रावी का मतलब पुरुषनी, अब ये पुरुष होना चाहिए था लेकिन इसमें पुरुष है, चलो चला लो। झेलम का नाम वितस था, और कुरम जो का नाम कुंभा नहीं था, काबुल का नाम कुंभा था, इसलिए ये गलत हो गया। तो उत्तर आ जाएगा 4। अगला, वैदिक काल से संबंधित कथन, जन का उल्लेख 275 बार, सही। जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? अरे जनपद का हुआ क्या? ऋग्वेद में जनपद बने ही नहीं थे, वो तो उत्तरवेद काल में बने थे। तो बात तो सही है। अगला, ऋग्वेद काल में राजा कबीलाई प्रमुख था, भूमि का स्वामी नहीं, सही। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का काम आया, परंतु यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। तो राष्ट्र का उल्लेख एक बार आया, मैंने बताया था आया है, तो उल्लेख तो आया है, किंतु यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। तो इसको आप एक मिनट दोबारा से,
ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का काम में आया, परंतु यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक है यार, ये नहीं सूचक है। एक मिनट दोबारा से सुन लो। इसका अर्थ यह होना चाहिए कि जो क्षेत्र अपना है वही हमारा राष्ट्र है, तो सूचक है। इसलिए तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही। ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट रुको तो फिर। प्रभु सत्ता का मतलब स्वतंत्रताएं तो होती हैं, सूचक तो है यार, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि वो गुलाम है। इसको और देख लेता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं गोला मार देता हूं, कल मैं इसकी और व्याख्या देख के आऊंगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगजगो या अभिलेख में नहीं मिलता? अग्नि का नहीं है, बिल्कुल सही। तो किस किस का है बताओ? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ओके। निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए सत्य है? कन्याओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, सही है, नहीं थे। ऋग्वेद युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, नहीं, गलत है। स्त्रियों यज्ञ में भाग लेती थी, सभा की बैठकों में भाग लेती, समिति की बैठकों में भाग लेती, समिति में नहीं लेती लेकिन सभा के साथ जुड़ गई है। ओके, तो इसमें दूसरा सही है दोस्तों। हाँ, तीसरा सही है। पर्दा का अस्तित्व नहीं था, गलत पूछा है ना। ओके, तीसरा सही है। पर्दा प्रथा नहीं थी, मैंने बोल दिया। अरे लिखा रखा है पर्दा प्रथा नहीं थी, तो नहीं थी फिर। अगला, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मैंने बताया ऐत्रीय ब्राह्मण में आया था, लिखा रखा है तुम्हें। ऐत्रीय ब्राह्मण उत्तर वैदिक है, ठीक है। ऋग्वेदिक साहित्य में उत्तर वैदिक में आएगा, उत्तर वैदिक। ऐत्रीय ब्राह्मण लिखा रखा मैंने, राजनीतिक स्थिति उत्तर वेद काल के लिखा रखा है। राजा की देवी उत्पत्ति खोल के दिखाऊं क्या? वेरी गुड, आज तो याद है। अरे लिखा रखा है नाम। ओके। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडक, मुंडक। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संग्रहित यानी कोषाध्यक्ष सही है। भागदूत कर वसूल करने वाला भाग के सही है। पालागल दूत सही है। बाबाता चारण ये गलत है। चारण जो है वो उस समय थे ही नहीं। ओके, अगला, वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्थाओं में से असत्य कथन सभा वृद्ध और अभिजाते लोगों की थी, सही है। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, समिति के प्रधान को ईशान कहते थे, सही है। विद्युत आर्यों की सबसे नवीनतम संस्था, गलत है, प्राचीनतम संस्था थी, इसलिए ये गलत हो गया, यानी सही हो गया। तीसरा उत्तर आएगा। ओके, अगला, सूची फर्स्ट और सेकंड के ब्राह्मणों को सुमिलित कीजिए। ऋग्वेद के कौन सा? कौसूत की आया हुआ है, ए में 2, बी में यजुर्वेद के अंदर 33 आया हुआ है, बी में 1 आ जाएगा। सामवेद के अंदर 25 है, 25। ओके, अथर्ववेद का गोपत, तो उत्तर आ गए 1। देख लो, आपके क्वेश्चन सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि पेपर किसने बनाया, कब बनाया, और ये पेपर आरएस के लिए बहुत पहले बन चुके थे। ओके, वैदिक साहित्य में पुरंदर इंद्र को कहा गया, ये मैंने लिखा रखा है, जिसका अर्थ है इंद्र में लिखा रखा है दुर्ग तोड़ने वाला। पुर, पुर का मतलब दुर्ग, जयपुर, जोधपुर, पुर का मतलब दुर्ग, तो दुर्ग तोड़ने वाला, ये लिखा रखा है मैंने। ओके,
11वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का उल्लेख है? सतपथ ब्राह्मण में, कि बहुत भयंकर वो पानी फैल गया था, वहां का राजा विदेह माधव अपने पुरोहित राहुगण के साथ अग्नि का यज्ञ किया कि हमें राज्य दे दो। उसने कहा अग्नि ले जा, तेरी अग्नि बुझनी नीचे, जितनी दूर जाएगा तेरा राज्य बन जाएगा। सुनाई थी कहानी, सुनाई थी। फिर वो और गंडक नदी यानी सदानीरा नदी के पास में जाकर बहुत ज्यादा पानी था और वहां पर अग्नि बुझ गई और पूरा राज्य बन गया सतपथ ब्राह्मण में। तो कहानी पूरी सुनाई थी। अब कहानियां भूलो मत यार। हाँ, अच्छा सुनाई थी। मैंने बताया था कि सरस्वती नदी के किनारे का एक राजा था विदेह माधव। उसने यज्ञ किया था। यज्ञ में अग्नि प्रकट होकर बोली बोल मांग क्या चाहिए। उसने कहा बहुत बड़ा राज्य चाहिए। ओके, टाइम हो गया क्या? अगला, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद किसमें मिलता है? बृहदारण्यक। बिल्कुल सही है। वो गार्गी और मैत्रेय दोनों का इसमें है, तो इसमें मैत्रेय भी आप समझ लेना, गार्गी और मैत्रेय, ठीक है। तो बृहदारण्य की करना है दोस्तों। ओके, अगला, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? गाय और घोड़े का है, भैंस और बकरी का नहीं है, तो गाय और घोड़ा आ जाएगा। यह भी तुम्हें कराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का शूल व सूत्र है? शूल व सूत्र मैंने लिखा रखा है, नहीं लिखाया? वेदांग में एक बार वेदांग निकालो, वेदांग फटाफट निकालो तो। अरे 6 वेदांग थे, शिक्षा और कल्प। कल्प में देखो, कल्प में देखो तो, अरे बावली कहां भाग रही, तन पतो ही कोने पढ़े कि तू फिर है। वैदिक काल की शुरुआत में ही, इससे पहले ये रही वेदांग। इसमें ये लिखा हुआ शूल सूत्र यज्ञ के हवन कुंड को नापने की डोरी, भारतीय ज्यामिति और गणित का प्राचीन ग्रंथ, ये लिखा हुआ। ये देख, अब पढ़ा कर। इसका मतलब पढ़ते नहीं हो। ओके, अगला 15वां, निम्नलिखित कथन है ए और आर। ऋग्वेद ग्रामीण सभ्यता थी, सही है। ऋग्वेद में कृषि पशुपालन मुख्य रूप से होता था, सही है। पशुपालन होता था, कृषि भी थी। मैंने बताया प्रधान पेशा पशुपालन, लेकिन कृषि भी होती थी। गौण पेशा कृषि है। नहीं, इसमें दोनों सही है। कारण क्या है, मेरी बात सुनो। देखो क्या है कि प्रश्न के कई बार आप लोगों को प्रश्न बनाने वाले की मानसिकता से भी रिलेट का होना पड़ेगा। वो चाहता क्या है कि पशुपालन और खेती होती थी उस समय, उद्योग धंधे ज्यादा थे ही नहीं। मैंने बताया था कि बाजरा छिड़क दिया, 6 महीने रुक गए, काट लिया, बोले चलो रे, तो खेती तो होती थी, लेकिन ज्यादा पशुपालन था। अब इसने ये भी तो लिख रखा है कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था, ठीक है। तो कृषि को थोड़ी खास बताया है, पशुपालन के पास में मुख्य लगा हुआ है, सही तो है। इसलिए इसमें दोनों सही हैं दोस्तों। 15 नंबर में दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खेती गांव में होगी, पशु गांव में पाले जाएंगे, शहरों में नहीं। इसलिए ए उत्तर सही है, सही व्याख्या है कि जहां जहां पशु पालोगे, खेती करोगे, वहां वहां गांव होंगे, शहर नहीं। निम्नलिखित में से त्रिरत्न कहा गया है? कंबन, ओट कुटन, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी। ये तीनों ही है।
तमिल रामायण की रचना कंबन ने, ये तो मेरा पढ़ाया हुआ है। ये संगम काल में नहीं बताया था क्या? ओके, ठीक है। अच्छा, ये रामायण महाभारत दोनों का ही किया था इसने। इसमें कंबन आएगा, कवि कंबन। एक काम करते हैं, अब चूंकि इसकी व्याख्या करनी है अपने को, और कल मैं एक आध कोई पॉइंट और है तो इसमें मैं लिखा दूंगा, लेकिन संगम काल इतना ज्यादा आपके है नहीं, तो पूरा संगम काल ठोक दिया, तो इतना ज्यादा फंसो मत। ओके, अब ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनो, आज का मेरा समय हो गया, मुझे जाना होगा, और कल जो है इसके और क्वेश्चंस की व्याख्या भी करेंगे, कोई चीज रह गई उसे भी चर्चा करेंगे, चर्चा के उपरांत आपसे पेपर पूरा सोल्व कराएंगे। लीजिए।